साउथ इंडियंस को लगता है, उनके मन में डर है कि मेरा अस्तित्व कहीं खतरे में तो नहीं है। तो आप इनमें क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जहाँ तक लैंग्वेज की बात अभी आप की है कि हुँ, साउथ वाले हिंदी लैंग्वेज नहीं सीखना चाहते, हिंदी वाले साउथ का लैंग्वेज नहीं सीखना चाहते हैं। तो मैं एक चीज़ हमेशा बोलता हूँ कि आप किसी भी परिस्थिति को, वर्तमान परिस्थिति को अगर ठीक से समझना हो तो आप उसके इतिहास में जाइए। जी बिल्कुल। तो उससे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि एक्चुअल में हिस्ट्री में क्या घटा था। और आप याद कीजिए, जब भारत पर ब्रिटिश सरकार हुकूमत कर रही थी अपना, हुँ, तो जब आज़ादी जब मिल गई थी फाइनली 1947 को, तो जब हमारे संविधान निर्माता जब संविधान का निर्माण कर रहे थे तो उस समय देश के कोने कोने से विद्वान आए हुए थे हुँ, संविधान निर्माण के दौरान। राइट। तो कई बुद्धिजीवी का ये कहना हुआ था कि अंग्रेज़ तो अब फाइनली भारत से जा रहे हैं, ऐसा क्यों ना किया जाए कि उसके साथ साथ जो वो अपने हुकूमत के दौरान अंग्रेज़ी भाषा को प्रमोट कर रहा था, हुँ, हुँ, वो बोला था कि इसके साथ ही इस लैंग्वेज को भी विदा कर देते हैं। हुँ, संविधान निर्माता वाले वो बोले थे। तो जैसे ही ये बात बोले कि ये करके ये हिंदी को राजभाषा डिक्लेयर कर देते हैं। हुँ, अब इसमें क्या हो जाता है कि भारत डाइवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। आप किसी भी एक लैंग्वेज को कैसे सर पर चढ़ा सकते हैं? जब ये बात जब तमिल वाले सुने, स्पेशली तमिल वाले मैं बोल रहा हूँ, तो उनको वो बोले कि अगर आप ऐसा करते हैं, हिंदी को राजभाषा बनाते हैं, तो मैं विरोध कर दूँगा। मैं इतना डाइवर्सिटी के होने के बावजूद आप एक लैंग्वेज को तवज्जो नहीं दे सकते, ऐसा बोले। अगर आप ऐसा करते हैं तो मैं विद्रोह कर दूंगा और मुझे अंततः एक अलग राज्य के देश के रूप में राज चाहिए। हुँ, तो खुल के बोल दिए। तो कई लोगों का मानना हुआ कि बात भी सही है। तो वो फिर क्या किए कि अंग्रेजी को मीडियम लैंग्वेज के रूप में स्वीकार किया गया। हुँ, अब इसमें अंग्रेजी इसलिए नहीं भारत में एग्जिस्ट कर रहा है कि वो अच्छा लैंग्वेज है, इसलिए कर रहा है कि तमिल वाले हिंदी नहीं सीखना चाहते हैं, हिंदी वाले तमिल नहीं सीख पा रहे हैं। अब आप इसमें देखिएगा कि क्या बोलते हैं, सिंपल सा टेम्परामेंट ये हो जाता है कि आप जब दो लोग लड़ेंगे तो हमेशा फ़ायदा थर्ड पर्सन को होता है, हुँ, और वही थर्ड बिल्कुल। पर्सन यहाँ इंग्लिश का हो रहा है। आप कहीं का भी ले लीजिए, तो ये तो संविधान निर्माण के दौरान की बात हो गई। अगर ठीक इससे आप 10 साल 15 साल पहले की बात जाएं तो उसमें क्या था कि जब भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रावधान जब आया था, तो उसमें क्या था कि एक सूचना जारी किया था वो, कि कांग्रेस सरकार जब थे तो वो बोल रहे थे कि मद्रास प्रेसिडेंसी में अब हिंदी में पढ़ाया जाएगा। हुँ, हुँ, अब यहाँ देखिए, स्कूल मद्रास में है, पढ़ाए जाने की बात हिंदी में हो रही है। तो यहाँ कहीं न कहीं उनको शुरू से ही लगते आ रहा है कि अगर हिंदी पूर्ण रूप से राजभाषा बन जाती है या डिक्लेयर हो जाएगा, तो आप किसी के स्कूल में तमिल में आप हिंदी पढ़ाएंगे, तो जब सारा चीज़ सरकारी काम, स्कूल दस्तावेज, जो भी काम अगर आप हिंदी में करेंगे, तो उनको तो ये डर बना ही रहेगा न कि अगर सब चीज़ हिंदी में होगा तो मेरा लैंग्वेज खतरे में रहेगा। और लैंग्वेज सबसे बड़ी चीज़ है। आप लैंग्वेज की बात करें, धर्म की बात करें, जब जब इस पर खतरा आएगा तो वो किसी भी हद तक जाने को तैयार। तैयार है। ये हमें एक फैक्टर लगता है। बिल्कुल। और समय जब बीतता गया तो उस समय भी जब कांग्रेस के दल एक अपोजिट लोग थे, एक विपक्षी दल जिसको बोलते हैं, वो जब इसका जोरदार विरोध किए थे कि आप क्या कर रहे हैं, और एक नाम आप सुने होंगे पेरियार का, हाँ, काफ़ी वो भी इन फेमस। बातों का काफ़ी विरोध किए थे कि ये गलत बात है, मद्रास में आप हिंदी में नहीं पढ़ा सकते हैं। तो फाइनली ये मांग उसकी पूरी हुई। और जब आज़ाद हुआ था हमारा, हुँ, हुँ, तो उस समय क्या हुआ था कि तमिल वालों का हमेशा ये डर बना हुआ, अभी भी वो डरते हैं इन बातों से, कि एक आंदोलन वो चलाए थे हिंदी को लेके कि 1960 में, उनका आप स्लोगन सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे।
मैं तमिल वर्जन में आपको बताता हूँ। उनका स्लोगन था कि बडक्कू बाजी गिरा दूँ, थेरक्कू थाई गिरा दूँ। ये तमिल में उनका स्लोगन था। इसका अगर हिंदी अनुवाद मैं करूँ तो इनका हिंदी अनुवाद था कि उत्तर दिन दिन बढ़ता जाए और दक्षिण दिन दिन घटता जाए। आप इस नारे से, स्लोगन से यह पता कर लीजिए कि इसकी प्रवृत्ति क्या रही होगी इस आंदोलन की। और जब ये आंदोलन और अंततः ये आंदोलन जब सफल हुआ तो हिंदी भारत की एकमात्र राजभाषा नहीं बनी। और इनका मांग भी यही था कि हिंदी को एकमात्र राजभाषा नहीं बनने दिया जाना चाहिए, और वे सफल हुआ। और एक चीज़ और मैं इसमें बोलूँगा कि जब हमारा संविधान फाइनली जब बन चुका था तो उसमें एक प्रोसीजर भी था कि आर्टिकल 343 के अंतर्गत ये प्रावधान किया हुआ था कि हिंदी को एकमात्र राजभाषा बनने दिया जाए। इस समय भी तमिल वालों ने, दक्षिण भारत के लोगों ने विद्रोह किया, भाई कैसे। और फिर इसी में आर्टिकल 343 क्लॉज 2 में भी ये था कि संविधान लागू होने के 15 साल बाद तक अंग्रेजी को सभी राजकीय कार्यों में प्रयोग में लाई जाती रह सकेगी। लैंग्वेज देखिए, रह सकेगी। मतलब पॉसिबिलिटी है कि आगे रहेगा। रहेगा नहीं रहेगा गारंटी नहीं ले सकते हैं। तो इस वजह से भी उन्होंने विवाद किया। तो एक था, आप ये सोचिए कि जब 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ तो, और यही डेट पूरा हो रहा था, 15 साल पूरा हो रहा था 26 जनवरी 1965 को। और जैसे जैसे ये दिन नज़दीक आ रहा था, तमिल वाले, दक्षिण भारत के अन्य राज्य, उन्हें इनसिक्योरिटी फील हो रहा था कि अगर अंग्रेजी नहीं रहेगी तो फिर हिंदी थोपी जाएगी, और हिंदी थोपी जाएगी तो कहीं न कहीं मेरा जो भाषाई अस्तित्व है वो खतरे में है। तो फिर क्या था, उस समय के तत्कालीन भारत के जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, आप समय देखिए तो उसमें स्पष्ट पता चलेगा आपको, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और नेहरू जी ने इनका भय मुक्त करने के लिए खास तौर से संसद में एक अधिनियम पारित कराया, राजभाषा अधिनियम 1963। ये जब पारित हुआ तो उस समय भी काफ़ी विवाद हुए। इसमें एक्चुअली हुआ क्या था कि जब ये बिल पारित हुआ तो धारा 3 में ये प्रावधान था कि अंग्रेजी को सभी राजकीय कार्यों में प्रयोग में लाई जाती रह सकेगी। ये स्पष्ट रूप से लिखा हुआ था। और जबकि गैर हिंदी भाषी लोग, उनका क्या तर्क था कि लाई जाती रह सकेगी के स्थान पर लाई जाती रहना चाहिए, मतलब कंटिन्यू होना चाहिए, ये था। तो फिर क्या था कि जब समय बीतता गया और नेहरू जी का 1964 में देहांत हो गया, तो कुछ हिंदी के सपोर्टर, हिंदी के जो नेता थे, वो ये दावा करने लगे कि अब हिंदी को राजभाषा, राष्ट्रभाषा बनाएंगे। तो आप ये देखेंगे कि जब नेहरू जी का देहांत हुआ था तो उसके बाद शास्त्री जी, लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री बने थे। तो चूँकि वो उनको मानते थे तो ऑन बिहाफ ऑफ नेहरू जी ये कमिटमेंट शास्त्री जी ने किया था कि ऐसा नहीं होगा, और उन्होंने फिर से आश्वासन दिया कि ऐसा कतई नहीं होगा, हिंदी एकमात्र राजभाषा नहीं बनेगी। फिर इसके बाद राजभाषा अधिनियम 1963 में अमेंडमेंट किया गया और ये लिखा गया कि हिंदी एकमात्र राजभाषा नहीं रहेगी, और किसी भी स्टेट में अगर सरकार नोटिस जारी करती है, ये सिक्योरिटी दे दिया गया कि आप अगर कोई भी नोटिस जारी करते हैं तो एक इंग्लिश अनिवार्य रूप से रहेगी। और इसके बाद जब 1967 में राजभाषा अधिनियम 1963 में संशोधन किया गया और ये स्पष्ट रूप से कहा गया कि संघ के सभी राज्यों के राजकीय कार्यों में जब भी कोई गवर्नमेंट सूचना जारी करती है तो एक इंग्लिश भाषा अनिवार्य रूप से रहेगी, और अगर तमिल हो, तेलुगु, कन्नड़, कोंकणी, अगर किसी भी प्रॉपर जिस स्टेट का वो लैंग्वेज है तो उस लैंग्वेज में भी नोटिस जारी किया जाएगा। तो ये हुआ। तो फिर ये तो फाइनली ये उनका क्या बोलते हैं कि संवैधानिक दर्जा मिल गया कि चलिए अब हिंदी राजभाषा नहीं बनेगी एकमात्र। तो उन्हें थोड़ा सा एक राहत की सांस मिली। और
एक चीज़ देखा जाए तो ये आंदोलन, दक्षिण भारत का ये आंदोलन सिर्फ यहीं तक नहीं रुका। इसका कुछ कुछ असर आप देखेंगे तो उत्तर पश्चिम में भी देखने को मिला। आप थोड़ा सा याद कीजिए, जब भारत का विभाजन हो रहा था, फाइनली जब हो गया, तो उस समय पंजाब का जो पूर्वी इलाका था उसमें हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश आता था। तो पंजाबी लोगों ने, ख़ास तौर से सिख समुदाय के जो लोग थे, उनका भी ये मानना था कि सिख समुदाय के लिए एक अलग से राज्य चाहिए। और फाइनली ये आंदोलन जब सफल हुआ उनका, जब ये मांग मान लिया गया, तो 1966 में आप देखेंगे तो पंजाब और हरियाणा दोनों अलग अलग राज्य के रूप में डिफाइन किया गया। तो ये तो चलिए भाषाई था, लेकिन शायद इसी वजह से तमिल को, चाहे दक्षिण भारत के जितने भी राज्य हैं, उनको ये डर बना हुआ है कि अगर इंग्लिश नहीं रहेगी तो क्या होगा। इंग्लिश नहीं रहेगी तो कहीं न कहीं उत्तर भारत में आप देख लें तो हिंदी से काम चल जाएगा आपका, ऑलमोस्ट आप काम चला लेंगे विदाउट लैंग्वेज, विदाउट इंग्लिश। तो यही वजह से कहीं न कहीं वो मे भी, आई थिंक ये कहना गलत होगा कि वो नफ़रत करते हैं। कहीं न कहीं उनको अपना अस्तित्व को खतरे में लेके एक इनसिक्योरिटी फील होती है, तो वो कि उनका एक स्वाभाविक बन जाता है। तो इन सभी बातों का अगर सार निकाला जाए, जितना भी बात मैंने अभी बोला है, तो जिस देश में ये कहावत प्रसिद्ध हो कि 4 कोस पर पानी बदले 8 कोस पर वाणी, वहाँ पर किसी एक भाषा को तवज्जो देना ये गधापन है। ऐसा नहीं करना चाहिए। अब जब भी आप ऐसा करेंगे, ऐसा कदम उठाएंगे, तो कहीं ना कहीं भारत डाइवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। आप जब पश्चिम वालों का जब इंडिया के पर्सपेक्टिव देखिएगा तो उनका एक अलग ही नज़रिया है। वो क्या बोलते हैं कि इंडिया इज़ नॉट ए कंट्री, इंडिया इज़ ए बंडल ऑफ नेशनैलिटी। वो इस बात से दंग है कि इतना विविधता होने के बावजूद भी भारत कैसे एक देश है। और एक चीज़ मैं हमेशा कहूँगा कि जब जब आप किसी एक धर्म, एक जाति, एक भाषा बोलने वाले को ध्यान में रखकर कानून व्यवस्था बनाएंगे तो दंगे होंगे, मारपीट होंगे, और वो जब जब उनको ये लगेगा कि मेरा अस्तित्व खतरे में है तो वो किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाएंगे। तो ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि भारत एक देश नहीं है, इसमें डाइवर्सिटी बहुत है। तो हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि आप सबको ध्यान में रख कर ही कोई भी चीज़ करें। वीडियो ख़त्म करने से पहले एक चीज़ मैं और ऐड करूँगा कि आज अभी से कुछ ही साल पहले मैथिली भाषा को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। फिर कुछ और भाषा आ रहे हैं जो वो बोलेंगे, दावा करेंगे कि मुझे भी संवैधानिक दर्जा मिले। तो ये ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है। नई नई भाषा आती रहेगी और सब बोलेंगे कि हमें संवैधानिक दर्जा मिले, ये असंभव है। और भारत में कुल 22 संवैधानिक दर्जा प्राप्त भाषा है। आप कभी गिन लीजिएगा, उतना हमें फ़िलहाल अभी याद नहीं है, लेकिन उसके अलावा 1600 भाषा बोलना गलत होगा, बोलियाँ बोली जाती है भारत में। तो ये सभी चीज़ ध्यान में रखने के बावजूद आप हमेशा ध्यान रखिए कि भारत एक भाषा के रूप में नहीं जानी चाहिए। ऐसा अगर आप करेंगे तो विवाद होगा, दंगे होंगे और मारपीट भी हो सकते हैं। ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। चूँकि समय का अभाव है, ये काफ़ी इतना ज़्यादा लंबा डिबेट हो गया है, तो आपके साथ बात करके हमें बेहद अच्छा लगा। फिर कभी बात करेंगे और इस वार्तालाप को यहीं ख़त्म करते हैं। और मैं सरकार से ये उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि इन फ्यूचर कभी भी आप कोई भी रूल रेगुलेशन आप बनाएं तो इस बातों का हमेशा ध्यान रखें कि भारत किसी एक धर्म, किसी एक जाति, किसी एक भाषा का नहीं है। ये डाइवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। तो अगर आप सभी को ध्यान में रख कर कोई पॉलिसी बनाएंगे तो विवाद कम होगा, मारपीट कम होंगे, दंगे कम होंगे और हम सब भारतीय शांति से रह पाएंगे। तो मिलेंगे फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए सत्यमेव जयते।